कि नहीं हुआ था? अभी हुआ जी। वापस आ जाए, बात किसकी हो रही है जी? साइट मैप, साइट मैप की। अब क्वेश्चन ये है कि साइट मैप बनाना कैसे है, ठीक है? ये तो समझ में आ गया ना कि साइट मैप होता क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि साइट मैप बनाना कैसे है। साइट मैप बनाने के लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल्स हैं, ठीक है? वेबसाइट का साइट मैप क्या है भाई? वेबसाइट का पूरी वेबसाइट का एक नक्शा है जो कि हम गूगल क्राउलर को सबमिट कर रहे हैं, ताकि क्राउलर जब हमारी वेबसाइट पे आए तो उसको पूरी पता हो कि ये वेबसाइट की क्या डिस्क्रिप्शन क्या है, कि होम के अंदर क्या कुछ आ रहा है, अबाउट के अंदर क्या कुछ आ रहा है, सर्विसेज के अंदर क्या कुछ आ रहा है, सब कुछ उसे पता लग जाए। यहां पर आकर मैं एक टर्म लिख रहा हूं, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। लिख दिया जी हमने। ये मुझे कंपोज करने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऑनलाइन ही बना लूंगा टूल से। सबसे ऊपर एक वेबसाइट आई है, मैं कहता हूं इसका बनाओ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब कोई वेबसाइट हमारे पास आएगी एसईओ के लिए, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमें ये देखना है कि इसका साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले तो हमें क्रॉस चेक करना है ना कि साइट मैप है कि नहीं। नहीं है तो बनाना है, अगर होगा तो रिक्रिएट तो नहीं करेंगे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी साइट मैप को चेक कैसे करना है। पहले इसी वेबसाइट का साइट मैप देख लो। वेबसाइट का यूआरएल लिखा, ठीक है? जो भी वेबसाइट है भाई, abc.com जो भी वेबसाइट है, उसके आगे आपने स्लैश किया और फिर लिख दिया साइट मैप डॉट लिख दिया। कोड आ गया हमारे सामने। इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप बना हुआ है। जरा मैं कोई ऐसी वेबसाइट देखूं जिसका साइट मैप ना हो। किप्स अकेडमी देख लेते हैं, ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। इसका साइट मैप नहीं होता, अपना बन गया, लेकिन अभी तक तो हमें नजर नहीं आया था कि किसी ने इसको बनाया हुआ। बन गया, ठीक है? चलिए और किसी वेबसाइट को देखते हैं, पीक सॉल्यूशन का देख लेते हैं। इसका भी बना हुआ है, तो इसका मतलब पता लग गया ना। अगर ना बना होता तो 404 एरर आना था। अगर किसी वेबसाइट का साइट मैप नहीं बना होगा तो उसके आगे 404 का एरर आ जाएगा। जिसका आएगा इसका मतलब क्या होगा? इसका नहीं बना हुआ, मैं क्रिएट करूंगा। और जहां मैंने अपनी पूरी वेबसाइट अपलोड की हुई है वहां पर हम साइट मैप भी अपलोड करेंगे, ठीक है? कैसे अपलोड करेंगे? अगली क्लास में हम वेबसाइट अपलोड करने का प्रोसीजर पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको लाइव होस्टिंग के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आपने अपलोड करना है, ठीक है? और ये साइट मैप कैसे अपलोड होना है ये भी करेंगे। अब जरा आ जाते हैं, ये पता लग गया। अब हम कहते हैं बनाने हमने। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे जी? वेबसाइट का नाम देंगे जिसका भी आपको बनाना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई सी भी वेबसाइट लिख लो, यही लिख दें। ये तो ना लिखना, ये तो वैसे ही लिखा गया ना। जब आपने साइट मैप जनरेट करना होगा तो आप किसी भी साइट मैप जनरेटर को खोलें। ये वाला जनरेटर सबसे अच्छा है, तो यहां पर हम जनरेट कर सकते हैं। स्टार्ट। क्या हुआ? साइट मैप जनरेट होना शुरू हो गया, बन गया। फिर क्या आया? ये देखें जी, ये डाउनलोड भी हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी एक साइट मैप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए उसने इसकी फाइल का नाम क्या रख दिया? साइट मैप 1। इसका नाम साइट मैप ही होना चाहिए, इसलिए मैं पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ और नए वाले का नाम रीनेम कर देते हैं, ठीक है? ये साइट मैप मैंने जनरेट कर लिया, फाइल बन गई। लेकिन अब इसको मैं संभाल के रखता हूँ। जब मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा तो उसके साथ इस फाइल को भी अपलोड करूंगा। मेन रूट जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, जहां पर आपकी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, इसको भी वहां पर ही होना है, ठीक है?
ये कैसे होगी ये अगली क्लास में हम देखेंगे। इससे रिलेटेड एक और चीज है हमारे पास, एक और एक्टिविटी है, वो है रोबोट्स। रोबोट्स की फाइल क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि रोबोट्स चेक कैसे होते हैं। बार बार हम एक बात करते हैं कि गूगल क्राउलर ने आपकी वेबसाइट पर आना है। बेसिकली अगर हम ये समझें कि हमारी वेबसाइट के रैंक करने का प्रोसीजर क्या है, तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जैसे किसी टीचर का प्रोसीजर होता है स्टूडेंट को स्कैन करने का। कोई भी टीचर पूरे कोर्स में जो भी वो पढ़ रहा होता है अपने स्टूडेंट को पढ़ाता भी रहता है और स्कैन भी करता रहता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके इनसाइट्स लेता रहता है, जिसमें असाइनमेंट्स भी आ जाती हैं, जिसमें क्विज भी आ जाते हैं, जिसमें मिड टर्म भी आ जाते हैं, जिसमें फाइनल टर्म भी आ जाते हैं। और एंड ऑफ द डे यानी जब उसका कोर्स कंप्लीट होता है तो एक रिजल्ट की शक्ल में उसको कुछ मिल जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉप पर होते हैं और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल बॉटम पर होते हैं और कुछ बीच में सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि टीचर ने स्टूडेंट को ऑप्टिमाइज कर दिया सारा। एक स्टूडेंट जो है वो पहले नंबर पर आ गया, एक दूसरे नंबर पर आ गया और जो आखिर में है वो आखिरी नंबर पर आ रहा है। तो जो पहले नंबर पर आया हम कह सकते हैं कि वो रैंक हो गया एसईओ के पॉइंट से। इसी तरह हमारी वेबसाइट को भी गूगल ने रैंक करना है अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। मींस गूगल क्या कर रहा है, हमारी वेबसाइट को रेगुलरली स्कैन कर रहा है। जब वो हमारी वेबसाइट को स्कैन करता है सबसे पहले, अब इसके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्राउल कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो हमारी वेबसाइट को क्राउल करता है और फिर वो ये देखता है कि भाई क्या ये वेबसाइट गूगल के स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतर रही है कि पूरी नहीं उतर रही। तो अगर तो वेबसाइट गूगल के स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतर रही होती है तो वो उसको ऊपर लेकर जाता है और अगर नहीं उतर रहा होता तो नीचे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गूगल का क्राउलर है ये बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, ऐसे ही है। अब क्राउलर को मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, फायदा क्या होगा इस इंफॉर्मेशन का? इस इंफॉर्मेशन का फायदा ये होगा कि जो मुझे क्राउल करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि भाई ये चीजें क्राउल होनी चाहिए और ये चीजें क्राउल होने वाली नहीं है। ये सारा काम हम रोबोट्स की फाइल में करते हैं। मतलब ये कह लें आप कि हम क्राउलर को ये बता रहे हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, इस पर इतना सा डाटा पड़ा हुआ है, मगर इसमें से कुछ डाटा मैं क्राउल कराना चाहता हूं और कुछ डाटा क्राउल नहीं कराना चाहता। तो जो मैं क्राउल नहीं कराना चाहता मैं उसको बता देता हूं कि भाई इसको छोड़ दो, और जो मैं क्राउल कराना चाहता हूं उसको मैं कह देता हूं भाई इसको क्राउल करो, सिंपल। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्राउलर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आएगा और क्राउलिंग शुरू कर देगा और फिर लाजमी बात है वो उसने सारा टाइम आपकी वेबसाइट के लिए तो नहीं रखा हुआ, उसने कुछ भी करना है, वहां से जाना भी है। अब वो कितनी देर में आपकी वेबसाइट को छोड़ के जाता है ये कोई भी नहीं जानता। यानी हम ये नहीं कह सकते। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता होता हूँ क्लासरूम की, कि भाई कोई रेगुलर क्लासेस हो रही है, सुबह स्कूल लग गया या कॉलेज लग गया, पहला पीरियड शुरू हो गया, सो प्रिंसिपल साहब कमरे से निकले और क्लास में विजिट करना शुरू कर दिया। ऐसे होता है ना, अक्सर होता है स्कूलों में, कॉलेज में भी ऐसे होता है। अब वो एक क्लास में आके खड़े हुए, फिर दूसरी क्लास में जाके खड़े हुए, फिर तीसरी क्लास में खड़े हुए, किसी क्लास में बैठ गए, किसी क्लास का दरवाज़ा खोला और बंद करके चले गए, ऐसे ही है। तो कोई स्टूडेंट, कोई भी क्लासरूम वाला ये नहीं कह सकता कि आज प्रिंसिपल साहब हमारे कमरे में 5 मिनट रुकेंगे। वो रुकेंगे, खुद से डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस क्लास में कितनी देर रुकना है। गूगल का क्राउलर भी खुद डिसाइड करता है कि उसे किसी वेबसाइट पे कितनी देर रुकना है और ये टाइम बहुत ही कम होता है। गूगल क्राउलर का जो किसी वेबसाइट पे रुकने का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं, क्राउल टाइम नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं क्राउल बजट। क्राउलर का किसी वेबसाइट पे जाकर स्कैन करने का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्राउल बजट।
क्राउल बजट कितना है गूगल स्पेसिफाई नहीं करता कि भाई 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 28 सेकेंड्स, ये क्राउलर ने खुद डिसाइड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या चाहेंगे फिर? आप चाहेंगे कि मैं क्राउलर को ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि क्राउलर कंफर्टेबल होकर मेरी सिर्फ वो चीजें स्कैन करे जो मैं स्कैन करवाना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ मेरी एक वेबसाइट अपलोड हुई है, तो होस्टिंग में हुई है ना, होस्टिंग का पता है ना सबको, स्पेस जहाँ पर हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं। अच्छा, अब वो जो होस्टिंग की स्पेस मेरे पास मौजूद है, काफ़ी सारी है, लेकिन मेरी वेबसाइट उस स्पेस का समझ लो 30% है, तो बाकी स्पेस तो मेरे पास फ्री पड़ी है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको जो लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, वीडियोस रिकॉर्डिंग कराता हूँ, मैंने क्या किया, अपने हर लेक्चर को होस्टिंग में रखना शुरू कर दिया। मैं कहा यार ये तो परचेज की हुई है ना भाई, इधर से तो डाटा कहीं नहीं जाएगा, बाकी मेरी विंडो उड़ गई तो डाटा चला जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब ये मेरे जो लेक्चर्स हैं इनका मेरी वेबसाइट से तो कुछ लेना देना नहीं है, इसे मैं वेबसाइट की होस्टिंग में एज ए बैकअप इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, इसको फिर मैं स्कैन भी नहीं कराऊंगा, ऐसी है ना, यानी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये भी मेरी वेबसाइट का पार्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये मेरी वेबसाइट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्राउलर को बताना है कि ये क्राउल करो, ये क्राउल ना करो। ये वाली इंफॉर्मेशन हम क्राउलर को कैसे देंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन हम क्राउलर को रोबोट्स की फाइल में देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पहले मैंने क्या कहा कि साइट मैप बना लो, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। फिर मैंने क्या कहा, रोबोट्स की फाइल बना लो। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है कि अगर मेरे पास कोई वेबसाइट रैंक होने के लिए आई है तो मुझे पहले क्या देखना है, पहले मुझे ये देखना है भाई उसकी रोबोट साइट बनी तो नहीं पहले से, और ठीक बनी है कि ठीक नहीं बनी है, ऐसी है ना, तो चेक करें। ये तो साइट मैप चेक हुआ था ना, बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? इसको भी हम आज इसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, अगली क्लास में इसको करेंगे। आज हम इसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, होती क्या है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 2-3 डायरेक्टिव्स हैं जो मैंने उसको दिए हुए हैं। ये कोई ज़रा बेहतर तरीके से नहीं बनी, मैं आपको जिन चीज़ों को पॉइंट करो उनको आपने फोकस करना है। नंबर 1 यूजर एजेंट, नंबर 2 पहला डायरेक्टिव है यूजर एजेंट, दूसरा डायरेक्टिव है अलाउ, और तीसरा डायरेक्टिव है डिस अलाउ। क्राउल डिले 10 सेकेंड्स, बताने की जरूरत नहीं है, क्राउलर ने मेरी बात तो माननी नहीं है, हाँ ये नहीं मेंशन करना, इसमें हुआ है। साइट मैप एक डायरेक्टिव ये भी है, यानी ये क्या डायरेक्टिव है, पहले इस डायरेक्टिव को समझते हैं। ये क्या डायरेक्टिव है, ये वाला डायरेक्टिव है कि हम ये बता रहे हैं रोबोट्स की फाइल में कि भाई साहब आप आ गए हमारी वेबसाइट पे, हमने साइट मैप बनाया हुआ है, ठीक है, हम क्राउलर को बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ना आका साइट में बना होगा तो क्राउलर कंफर्टेबल हो जाएगा, तो रोबोट्स की फाइल में मैं उसको मैसेज दे रहा हूं कि साइट में बना हुआ, कहां पर है ये, तब क्या हुआ, क्राउलर को साइट मैप मिल गया। ऐसे ही है जैसे किसी बंदे ने किसी बिल्डिंग में जाना है बहुत बड़ी में, तो उसके हाथ में नक्शा आ गया, तो अब उसके हाथ में नक्शा आ गया आपकी वेबसाइट का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इजीली आपकी वेबसाइट को मैनिपुलेट कर लेगा। इसीलिए हमने पहले साइट मैप बनाना सीखा और फिर हम रोबोट्स पे आए, यानी आपने पहले साइट मैप बनाना है, साइट मैप बन जाएगा जब आप रोबोट्स की फाइल बनाएंगे, रोबोट्स की फाइल में आप मेंशन करेंगे कि साइट मैप बना हुआ है। कैसे मेंशन करेंगे, साइट मैप कॉलन पूरा साइट मैप का यूआरएल, कौन सा, ये वाला, पूरे का पूरा मैं कॉपी करूंगा यूआरएल और कहां पेस्ट कर दूंगा, रोबोट्स की फाइल में, किस जगह पे, साइट मैप कॉलन यहां। तो एक डायरेक्टिव क्या हो गया, साइट मैप,
एक डायरेक्टिव है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट मीन्स क्राउलर्स ऑफ सर्च इंजन्स। यूजर एजेंट मीन्स क्राउलर्स ऑफ सर्च इंजन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है कि अब मैं क्या कह रहा हूं कि कौन कौन से सर्च इंजन है जो मेरी वेबसाइट को क्राउल करें। तो हमने क्या लिखा? कॉलन स्टैरिक। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जितना भी सर्च इंजन है सभी करें। स्टैरिक मीन्स ऑल। स्टैरिक मीन्स ऑल। लेकिन ऊपर वाली लाइन में क्या मैसेज आ रहा है? गूगल बॉट। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ मैं कह रहा हूं गूगल बॉट करे, याहू ना करे, MSN ना करे, तो ऐसा तो नहीं करना। हमने क्या कहना है कि भाई हर जगह पर ही नजर आने की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो हमने क्या यूज करना है? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। दो डायरेक्टिव्स हो गए। उसके बाद हमने क्या कहा? डिस अलाउ क्या करना है? डिस अलाउ क्या करना है? हर करेगा, ये बताने की जरूरत ही नहीं कि गूगल बॉट मोबाइल, गूगल बॉट इमेज, भाई वो बाई डिफॉल्ट सब कुछ ही कर लेगा। अब अलाउ क्या करना है और डिस अलाउ क्या करना है? जो मैं रैंक करवाना चाह रहा हूं उसे मैं अलाउ करूंगा, और जो मैं समझता हूं कि मेरा पार्ट नहीं है, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी है वीडियो की अपने, तो मेरी वीडियो जो है ना वो एक वीडियो के फोल्डर में पड़ी हुई है, तो हर वीडियो में अपने वीडियो के फोल्डर में डाल देता हूँ। सो मैं क्या करूँगा? डिस अलाउ कॉलन वीडियोस। ये वीडियोस क्या है? फोल्डर का नाम। इसका मतलब क्या हुआ? जब क्रॉलर मेरी इस फाइल को खोलेगा, रोबोट्स की फाइल को, तो उसको पता लग गया भाई वीडियोस के फोल्डर को मुझे क्रॉल नहीं करना, वो उसको एलिमिनेट कर देगा। समझ में आ गया? इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हम अगली क्लास में लेंगे, ये फाइल हम अगली क्लास में क्रिएट करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स से जो इकट्ठे जुड़े हुए थे, साइट मैप और रोबोट्स। ठीक है।